वेलकम टू इडवेरिया जीके स्टडी। इडवेरिया जीके स्टडी में आप लोगों को स्वागत है। मैं इस चैनल के माध्यम से जीव विज्ञान के मानव शरीर क्रिया विज्ञान पार्ट 1 चैप्टर से जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, जो विभिन्न एग्ज़ामों में क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, उन भाइयों तक शेयर करें जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206 होती हैं। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206 होती हैं। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? नवजात शिशुओं में 300 हड्डी होती हैं। कितने होती हैं? 300। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां, मतलब कितनी हड्डियां होती हैं? अस्थियां 8 होती हैं। 8 अस्थियां होती हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? 8 होती हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों कितने जोड़े होते हैं? 12 जोड़े पसलियाँ होते हैं। मनुष्य के शरीर में कितने जोड़े पसलियाँ होते हैं? 12 जोड़े पसलियाँ होते हैं। 12 जोड़े पसलियाँ होते हैं। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सा होता है? जबड़े में। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थित होती है किसमें? जबड़े में होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सा है? स्टेपिस। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? सबसे लंबी हड्डी फीमर है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर है। निम्नलिखित में कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? टिबिया। टिबिया पैर की हड्डी है। फीमर पैर की हड्डी है। फिबुला भी पैर की हड्डी है। ह्यूमरस, ह्यूमरस पैर की हड्डी नहीं है। निम्नलिखित में कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? ह्यूमरस पैर की हड्डी नहीं है। ह्यूमरस पैर की हड्डी नहीं है। ह्यूमरस पैर की हड्डी नहीं है। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती हैं? ऊपरी भुजा में। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती हैं? ऊपरी भुजा में। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती हैं? ऊपरी भुजा में। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है? खोखली होती है, संरंधी होती है, किल्लक होती है, ठोस होती है। संरंधी होती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी संरंधी होती है। टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती हैं? टांगे में। टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती हैं? टांगे में। मानव शरीर किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? जांघ में। मानव किस शरीर के अंग की हड्डी सबसे लंबी होती हैं? जांघ में। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं कैल्शियम व फास्फोरस। कैल्शियम व फास्फोरस दांतों तथा हड्डियों में पाए जाते हैं। पोटासियम कैल्शियम नहीं, कैल्शियम मैग्नीशियम नहीं, फास्फोरस सल्फर नहीं। कैल्शियम व फास्फोरस दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं कैल्शियम व फास्फोरस। कैल्शियम व फास्फोरस। कैल्शियम व फास्फोरस। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती हैं? कैल्शियम के कमी के कारण। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती हैं? कैल्शियम के कमी के कारण। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? कैल्शियम फॉस्फेट सर्वाधिक मात्रा में होता है। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? कैल्शियम फॉस्फेट सर्वाधिक मात्रा में होता है। अस्थियां एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है टेंडन। अस्थियां एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है टेंडन। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है टेंडन। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 दांत। 20 दांत होते हैं, 2 बार विकसित होते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 दांतें जो होती हैं 2 बार विकसित होती हैं। मानव शरीर में पाचन अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में संपन्न होता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में होता है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? मुख में। मुख से शुरुआत होती है। पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मुख से। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट होती हैं? 32 फीट होती हैं। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती हैं? 32 फीट लंबी होती हैं। मुख में मंड स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? टाइलिन द्वारा। मुख में मंड स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? टाइलिन द्वारा होता है। पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। कॉर्निया पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। कॉर्निया पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक होते हैं। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम क्या है? रेनिन।
अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत से। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत से। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में किसकी खास आवश्यकता होती है? हवा का नहीं, पानी का। एंजाइम का खास आवश्यकता होती है, खनिज का नहीं। एंजाइम का जो खास आवश्यकता होती है मनुष्य के पेट में भोजन को पचाने के लिए। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में किसकी खास आवश्यकता होती है? एंजाइम की। लार किसके पाचन में सहायक होती है? स्टार्च। लार किसके पाचन में सहायक होती है? स्टार्च। मानव के अमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। एक्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मानव के अमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। एक्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? छोटी आंत में। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? छोटी आंत में। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? उदर से होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? उदर से होता है। अमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन अमाशय स्वयं इन पाचक रसों से अप्रभावित रहता है क्योंकि अमाशय की दीवार श्लेष्मा के द्वारा सुरक्षित रहती है। अमाशय की दीवार श्लेष्मा के द्वारा सुरक्षित रहती है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? यकृत। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? यकृत। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? यकृत। यकृत। पेप्सिन है एक एंजाइम है। पेप्सिन है एक एंजाइम। पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। पॉलीपेप्टाइड में। पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? अमीनो अम्ल में। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदलता है? वसा में, ग्लूकोज में, शर्करा में नहीं, अमीनो अम्ल में। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदलता है? अमीनो अम्ल में। निम्नलिखित में वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? यकृत। निम्नलिखित में वह कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? यकृत। पित्त निम्नलिखित में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत के द्वारा। पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत के द्वारा। पित्त जमा होता है कहाँ? पित्ताशय में। पित्त कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में। पित्त का प्रमुख कार्य है वसा का पायसीकरण, इमल्सीकरण करना। पित्त का क्या काम है? वसा का पायसीकरण, इमल्सीकरण करना। पित्त का प्रमुख कार्य है वसा का पायसीकरण अवलिक इमल्सीकरण करना। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? किसने किया था? हार्वे ने किया था। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? हार्वे ने किया था। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? हार्वे ने किया था। पेसमेकर संबंध किससे है? हृदय से। पेसमेकर संबंध किससे है? गुर्दा से नहीं, दिमाग से नहीं, फेफड़ा से नहीं, हृदय से है। पेसमेकर का संबंध किससे है? हृदय से है। पेसमेकर का संबंध किससे है? हृदय से है। पेसमेकर का कार्य है दिल को धड़कन प्रारंभ करना। पेसमेकर का कार्य है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। गति प्रेरक किससे संबंधित हैं? हृदय से। गति प्रेरक किससे संबंधित हैं? हृदय से। निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब, ब्लड प्रेशर कहते हैं? ध्वनि। निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं? ध्वनि। ध्वनि। सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? घटता है। रक्त दाब क्या बढ़ता है? नहीं, घटता है। पहले सिर पर बढ़ता है? नहीं, गलत है। पहले जैसा रहता है? नहीं, घटता है। सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? घटता है। रुधिर दबाव ब्लड प्रेशर मापक यंत्र हैं। ब्लड प्रेशर मापक यंत्र हैं।
सिफगमोमैनोमीटर, सिफगमोमैनोमीटर है। सिफगमोमैनोमीटर। रुधिर दबाव यानी ब्लड प्रेशर मापक यंत्र है। सिफगमोमैनोमीटर। जार्विक 7 है, कृत्रिम हृदय है, आर्टिफिशियल हार्ट है। जार्विक 7 क्या है? इलेक्ट्रॉनिक पैर है? नहीं। पेसमेकर है? नहीं। कृत्रिम नेत्र है? नहीं। कृत्रिम हृदय है, हार्ट है, बनावटी हार्ट है। लबडब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? हृदय के कारण, हृदय की क्रिया के कारण होती हैं। लबडब ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती हैं? हृदय के कारण उत्पन्न होती है। लबडब ध्वनि किसके क्रिया के कारण उत्पन्न होती हैं? हृदय के कारण होती हैं। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? लगभग 0.8 सेकंड। लगभग 0.8 सेकंड। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? लगभग 0.8 सेकंड। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होती है लगभग 72 बार। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कन स्पंदन होता है 72 बार। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? ध्वनि से। नाड़ी का दर जो मापा जाता है कहाँ से नापा जाता है? ध्वनि से। एक किशोर वय मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 120/80 mmHg। जो ब्लड प्रेशर होता है सामान्य मनुष्य में 120/80 होना चाहिए mmHg। 120/80 होना चाहिए। एक किशोर वय मतलब जवान मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होना चाहिए? 120/80। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। समान जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? 2 अरब। 2 अरब। समान जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार? समान जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? 2 बार। 2 अरब। 2 अरब बार। मानव शरीर में हृदय का क्या कार्य है? पंपिंग स्टेशन की तरह काम करना। 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 शरीर की विशालतम ध्वनि है एराटा। शरीर की विशालतम ध्वनि है अराटा। स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? शरीर के वजन का 7% होती है। स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? शरीर के वजन का लगभग 7% होती है। शरीर के वजन का लगभग 7% होती है। एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन क्या होता है? 5 से 6 मिलीलीटर। 5 से 6 लीटर। एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन होता है 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर होता है। मानव रुधिर का pH है 7.4। मानव रुधिर का pH है 7.4। मानव शरीर की रुधिर बैंक ब्लड बैंक का कार्य करता है तिल्ली प्लीहा, तिल्ली अवलिक प्लीहा, स्प्लीन जो है कि ब्लड बैंक का काम करता है। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? रुधिर बैंक यानी ब्लड बैंक का काम कौन करता है? तिल्ली प्लीहा। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी भिन्नता होती है? 91 से 92%। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? 91 से 92%। रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। रक्त में पाई जाने वाली क्या धातु है? लोहा है। कैल्शियम है? नहीं। जिंक नहीं। सोडियम नहीं। लोहा, आयरन पाया जाता है। रक्त में क्या पाया जाता है? लोहा यानी आयरन। रक्त में पाई जाने वाली धातु हैं लोहा। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? ये सभी फेफड़ा में भी होता है, यकृत में भी होता है, किडनी में भी होता है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? फेफड़ा में भी होता है, यकृत में भी होता है, किडनी में भी होता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। बिल्कुल सही है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से होता है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है? नहीं। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है? नहीं। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है? नहीं। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? क्या कहते हैं? खून की शुद्धिकरण को प्रक्रिया को क्या कहते हैं?
मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? डायलिसिस। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण को प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। प्लाज्मा के कारण लाल होता है? नहीं। आरबीसी के कारण? नहीं। डब्ल्यूबीसी के कारण? नहीं। रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में होता है लोहा। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? लोहा। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? आरबीसी का। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? आरबीसी का। कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं? फुसफुस शिरा। कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं? फुसफुस शिरा। निम्नलिखित में किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? लोहित कोशिकाओं के द्वारा रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? हेपरिन। हेपेरिन। किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? हेपेरिन। हेपेरिन। मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है प्लीहा। प्लीहा जो है रक्त बैंक कहलाता है, ब्लड बैंक कहलाता है। यकृत नहीं, हृदय नहीं, किडनी नहीं। मानव शरीर का रक्त बैंक प्लीहा कहलाता है। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? लिम्फोसाइट के द्वारा। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? लिम्फोसाइट के द्वारा। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी किस नाम से जानी जाती हैं? इरिथ्रोसाइट से। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी किस नाम से जानी जाती हैं? इरिथ्रोसाइट से जानी जाती है। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? अस्थि मज्जा में होती हैं। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है? अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण होता है, कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं? प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। यकृत को नहीं, अस्थि मज्जा को नहीं, परिशोधिका को नहीं, प्लीहा को। निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है? अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ेगी। उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी का क्या होगा? आकार बढ़ेगा? नहीं। आकार घटेगा? नहीं। संख्या घटेगी? नहीं। की संख्या बढ़ेगी। उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ेगी। सफ़ेद रक्त कण डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है रोगी प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। सफ़ेद रक्त कण डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल का कार्य है CO2 को ले जाना? नहीं। O2 ले जाना? नहीं। रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना व्हाइट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी का कार्य है, मुख्य कार्य है। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिरनाओं की कौन सी किस्म अधिक होती हैं? न्यूट्रोफिल्स। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराणाओं की कौन सी किस्म अधिक होती हैं? न्यूट्रोफिल्स की। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराणाओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? न्यूट्रोफिल्स की। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? डब्ल्यूबीसी। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? डब्ल्यूबीसी। RH फैक्टर का पता लगाया किसने लगाया? लैंड स्टीनर तथा बीएनर ने।
RH फैक्टर का किसने पता लगाया? लैंडस्टेनर तथा बियनर ने पता लगाया। RH फैक्टर का पता लैंडस्टेनर तथा बियनर ने लगाया। किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? AB में। AB ब्लड जो है उसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं? O में दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं। O जिसका ब्लड ग्रुप है उसमें दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं। किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है? O में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है? O में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है। एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो क्या करता है? प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। शरीर के तापमान को कम करता है? नहीं। हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है? नहीं। विष के बचाव के लिए प्रयोग किया जाता है? नहीं। प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? संक्रमण के विरुद्ध होता है। एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? संक्रमण के विरुद्ध होता है। RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? बंदर से। RH फैक्टर का नाम भालू से है संबंध? नहीं। मनुष्य से नहीं, बिल्ली से नहीं, बंदर से है। RH फैक्टर का संबंध RH फैक्टर का नाम बंदर से संबंधित है। RH फैक्टर तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? RH पॉजिटिव पुरुष तथा RH माइनस महिला, ये उपयुक्त नहीं है। RH तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? RH पॉजिटिव प्लस RH नेगेटिव महिला नहीं होना चाहिए, बाकी सारे उपयुक्त हैं। RH पॉजिटिव पुरुष तथा RH महिला पॉजिटिव महिला, RH माइनस पुरुष तथा RH प्लस महिला, RH माइनस पुरुष तथा RH माइनस महिला, ये सारे विवाह के लिए उपयुक्त है। लेकिन RH पॉजिटिव प्लस RH नेगेटिव महिला नहीं उपयुक्त है। संतानों के भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाता है। इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टोसिस कहा जाता है। इसका कारण है पिता का RH पॉजिटिव तथा माता का RH माइनस होना। यही है। संतानों के भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाते हैं। इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहा जाता है। इसका कारण है पिता का RH पॉजिटिव तथा माता का RH नेगेटिव। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह करता है? सर्वव्यापक मतलब सभी से ग्राह करता है। ए पॉजिटिव। AB सबसे सर्वग्राहकता है, सबसे लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है? AB। निम्नलिखित में कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है? AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सर्वाधिक आदाता कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक आदाता कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है? O समूह जो है यूनिवर्सल डोनर होता है। मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है? O समूह। रक्त समूह O वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों को रक्त ले सकता है? केवल O वालों से ले सकता है। रक्त समूह O वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? केवल O। यदि एक पिता का रक्त A है और माता का रक्त O हो तो बताइए कि उनके पुत्र का कौन सा रक्त हो सकता है? वो ही होगा। क्या होगा? O। पिता का वर्ग ब्लड ग्रुप A है, माता का O है, यानी दोनों का मिला के AO हुआ। तो इनके पुत्र का कौन सा रक्त हो सकता है? पुत्र का रक्त होगा O। यदि B प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति से रुधिर दान कर सकता है? AB या B से। आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है? AB या B। मनुष्य के किस भाग में भूख लगने पर भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं? हाइपोथैलेमस में। मनुष्य के किस भाग में भूख लगने पर भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं? हाइपोथैलेमस में। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है सेरेब्रम,
सेरेब्रम जो है बुद्धि का केंद्र है, सेरेबेलम नहीं, मेडुला ऑब्लांगेटा नहीं, उपयुक्त में कोई नहीं, सेरेब्रम। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है सेरेब्रम। सेरेब्रम किससे संबंधित है? मस्तिष्क से संबंधित है। सेरेब्रम किससे संबंधित है? मस्तिष्क से संबंधित है। मनुष्य के मस्तिष्क का संबंध सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होता है? मस्तिष्क कोशिकाएं। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? मस्तिष्क कोशिकाएं। तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचनात्मक तथा शरीर के क्रियात्मक इकाई है न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचनात्मक तथा शरीर की क्रियात्मक इकाई है न्यूरॉन। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? 31। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? 31। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? केशरुक रज्जु में। केशरुक रज्जु में। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? केशरुक रज्जु में है। श्वसन की क्रिया संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। श्वसन की क्रिया संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। मनुष्य में श्वासोच्छ्वास में बाहर निकली वायु में O2 की मात्रा होती है 16% होती हैं। मनुष्य में श्वासोच्छ्वास में बाहर निकलने वाली वायु में O2 की मात्रा होती है 16% होती है। जो हम श्वास लेते हैं मनुष्य, वो जो वायु बाहर निकलता है हवा, उसमें कितना ऑक्सीजन की मात्रा होती है? मात्र 16%। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने ATP का निर्माण होता है? कितने अणु ATP का निर्माण होता है? 38। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु ATP का निर्माण होता है? 38। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? 12 से 41 बार। 12 से 41 बार लेता है। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? कोशिका के किस भाग में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा विमुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं वायु श्वसन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं वायु श्वसन। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? 4%। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? 4%। केब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? पायरुविक अम्ल का। केब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? पायरुविक अम्ल का। अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है लैक्टिक अम्ल। अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है लैक्टिक अम्ल। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है? यूरिया। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है? यूरिया। स्तनधारी इसमें यूरिया बनाते हैं यकृत लीवर। स्तनधारी इसमें यूरिया बनाते हैं। किस में बनाते हैं? यकृत यानी लीवर में। स्तनधारी किस में यूरिया बनाते हैं? लीवर में, यकृत में, लीवर में। जो स्तनधारी जो दूध देता है वो यूरिया कहाँ बनाता है? यकृत, लीवर में बनाता है। अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है लैक्टिक अम्ल। अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है लैक्टिक अम्ल। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है? यूरिया होता है। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है? यूरिया। स्तनधारी इसमें यूरिया बनाते हैं यकृत में, लीवर में। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। मनुष्य में रुधिर क्षमता है। मनुष्य में रुधिर क्षमता है किसमें? बोमेन संपुट में। बोमेन संपुट में क्षमता है। बोमेन संपुट में क्षमता है। मनुष्य में रुधिर क्षमता है, बोमेन संपुट में क्षमता है। मनुष्य में रुधिर क्षमता है, बोमेन संपुट में क्षमता है। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण।
गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है नेफ्रॉन। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है नेफ्रॉन। कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डायलिसिस के सिद्धांत पे। कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डायलिसिस के सिद्धांत पे। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? मूत्र में। मानव शरीर में यूरिया की सबसे अधिक मात्रा किस में पाई जाती है? मूत्र में। मूत्र में पाई जाती हैं। अपमोहन डायलिसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? विक्र को पूरा करने के लिए होता है। विक्र को। अपमोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? विक्र को पूरा करने के लिए होता है। संवेदन निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? शरीर के तापमान के विनियंत्रित करने के लिए। स्वेदन निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? शरीर के तापमान को विनियंत्रित करने के लिए। शरीर की गंध निकालने के लिए नहीं। समान स्वाद सुधारने के लिए नहीं। त्वचा को रंध्र खोलने के लिए नहीं। शरीर के तापमान को विनियंत्रित करने के लिए। मानव विक्र अशमरी में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है कैल्शियम ऑक्सलेट। मानव विक्र अशमरी में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है कैल्शियम ऑक्सलेट। हैनले का लूप का क्या कार्य है? उत्सर्जन तंत्र से। किससे संबंध है? उत्सर्जन तंत्र से। हैनले का लूप का कार्य संबंधित है उत्सर्जन तंत्र से। हैनले का लूप का कार्य संबंधित है उत्सर्जन तंत्र से। समानता निषेचन होता है डिंब वाहिनी नली में। डिंब वाहिनी नली में समानता निषेचन होता है डिंब वाहिनी नली में। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? प्लेसेंटा द्वारा। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? प्लेसेंटा द्वारा। फ्लोमिन ट्यूब द्वारा नहीं। गर्भाशय द्वारा नहीं। इनमें से कोई नहीं। प्लेसेंटा द्वारा मिलता है। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? प्लेसेंटा द्वारा पोषण मिलता है। प्लेसेंटा द्वारा पोषण मिलता है। प्लेसेंटा द्वारा पोषण मिलता है। समानता निषेचन होता है डिंब वाहिनी नली में। डिंब वाहिनी नली में होता है। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? प्लेसेंटा द्वारा। गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता रहता है? अमनियाटिक द्रव में। अमनियाटिक द्रव में। एमनियाटिक द्रव में। गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता रहता है? अमनियाटिक द्रव में। दो युग्मों के संयोजन को कहते हैं निषेचन। दो युग्मों के संयोजन को कहते हैं निषेचन। क्या कहते हैं? दो युग्मों के संयोजन को कहते हैं निषेचन। दो युग्मों के संयोजन को कहते हैं निषेचन। निषेचन कहते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, उन भाइयों तक शेयर करें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।